गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार। क्लास 12th में हम गाउस लॉ स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग वाला चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे थे। गाउस के लॉ के बारे में मैंने काफी बात करी, फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करी। ठीक है, फ्लक्स के क्वेश्चंस एक्चुअल में गाउस लॉ से फ्लक्स के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से निकाले जाते हैं उसके बारे में भी हमने बात की। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है बच्चों कि एक्चुअल में क्या है कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं। क्या करना है? गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमको पढ़ने हैं। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होती है? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरी डेफिनेशन होती है पृष्ठ आवेश घनत्व। और तीसरी डेफिनेशन होती है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन बहुत जरूरी हैं, तभी जाकर हम थोड़ा सा एक्चुअल में गाउस के अनुप्रयोग को थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। देखो, रेखी का मतलब होता है लाइन, रेखा का मतलब होता है लाइन। आवेश घनत्व, पहले तो हम यहाँ पर इस घनत्व का मीनिंग। ठीक है, देखो मैं आपसे कहूँ कि एक रूम में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं 50 स्टूडेंट को और बिठा दूं तो आप खुद ही कहेंगे सर बच्चों का घनत्व बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ठीक है, फिर उस रूम के वॉल्यूम यानी कि आयतन को हम कैलकुलेट कर लें तो हम निकाल लेंगे कि प्रति आयतन, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब आयतन जो है उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो प्रति मीटर क्यूब आयतन में कितना बच्चा बैठा हुआ है उसको हम घनत्व बोलेंगे। ऐसे ही आप घनत्व के बारे में एक छोटी सी परिभाषा जानते हैं, वो ये कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है? द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना होता है? आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व इज इक्वल टू कितना हुआ? द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व। घनत्व इज इक्वल टू क्या हुआ? आयतन से डिवाइड कर देंगे तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व कहलाता है। इसका मीनिंग ये है कि बच्चों एकांक आयतन में द्रव्यमान। तो ऐसे ही यहाँ पर हर चीज देखो, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व यानी कि आपको लंबाई पर, ठीक है, इस तरह से ये रेखा है, रेखा पर इस तरह से आवेश फैला हुआ है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 2 मिनट के लिए कि ये जो रेखा है इस रेखा की लंबाई 10 मीटर है। कितने मीटर है? 10 मीटर। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि एक्चुअल में इस रेखा पर 20 माइक्रोकूलाम आवेश यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। तो आपसे कहा जाए कि बताओ एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? तो एकांक लंबाई पर आवेश को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। यानी एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों? Q/L। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोकूलाम। आपसे पूछा जाता है 1 मीटर लंबाई पर, तो 10 मीटर लंबाई पर कितना फैला था? 20। तो यहां लिख देंगे मीटर। ठीक है, 10 मीटर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर लेमडा का आंसर। लेमडा क्या चीज है? इसको लेमडा बोलते हैं। ये क्या चीज है बच्चों? ये नोटेशन है। किसका नोटेशन होगा? ये रेखीय आवेश घनत्व का नोटेशन होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 2 माइक्रोकूलाम आवेश फैला हुआ है, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एक लंबाई में आवेश फैला हुआ होगा तो उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसके बाद सेकंड पर आते हैं हम पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होगा बच्चों क्षेत्रफल। देखो ये तो रेखा पर आवेश फैला हुआ था। अब मैं आपसे कहूंगी ये एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर और इस 10 मीटर स्क्वायर पर 20 माइक्रोकूलाम आवेश फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, पहले वो रेखा पर फैला हुआ था, अब क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
तो ये कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ आवेश घनत्व या बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। क्या है ये? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब का क्या होगा? Q/A, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। क्योंकि यहाँ पर अब वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 20 माइक्रोकूलाम फैला हुआ है, तो यहाँ पर ये 20 माइक्रोकूलाम। ठीक है। और अब हम यहाँ नीचे लिख देंगे क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। वहां पर मीटर था, यहाँ पर आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना फैला हुआ है उसका मान हमने निकाला। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या चीज होती है? ध्यान से समझेंगे। ठीक है। आयतन आवेश घनत्व ध्यान से समझें। आयतन आवेश घनत्व। अब बच्चों रेखीय आवेश घनत्व के लिए हमने बात करी कि इकाई लंबाई पर जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। फिर उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। ये मैंने अभी जो लिखा था सिग्मा था। ठीक है। इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आयतन आवेश घनत्व की। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये एक क्यूब बनाया, क्यूब यानी कि घन। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो घन होता है, ठीक है, उसका तो आयतन होता है। तो इस आयतन में आवेश है इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है। या ऐसे, या आप ऐसे ले सकते हैं कि एक सॉलिड, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है r और इसके आयतन में आवेश फैला हुआ है ऐसे। ठीक है। तो बच्चों एकांक आयतन में उपस्थित आवेश जो होता है उसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। ठीक है। जैसे अब 20-20 दो बार हो गया, 20 40 ले लेते हैं। 40 माइक्रोकूलाम आवेश इस घन में। ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 10 मीटर क्यूब आयतन है। 10 मीटर क्यूब में 40 माइक्रोकूलाम आवेश फैला हुआ है यानी वितरित है। तो हम क्या बोल देंगे? रो को बोलेंगे हम 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये हुआ आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। आ रही बात में? तो इसी तरह से यहाँ पर इस गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 πr³। ये गोले का आयतन होता है। ठीक है। जहां पर r को आप क्या बोलते हैं? गोले की त्रिज्या। तो इस तरह से अगर हम एकांक आयतन में आवेश का मान कैलकुलेट यानी उसकी गणना कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। तो ये तीनों परिभाषाएं बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। ठीक है। ये तीनों परिभाषाएं आप राइट डाउन भी करें, लिख भी लें, नोट्स भी बनाएं। मैंने देखा है कि चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 पर हम हैं। आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आप कॉपी में कोई वर्क नहीं करते हैं। आप बाकायदा एक्चुअल में नोट्स बनाएं। ठीक है। टाइम बहुत कम है, बोर्ड के एग्जाम आपको देने हैं, बोर्ड की क्लास में आप हैं, समय काफी खराब हो चुका है, इसलिए आप एक्चुअल में नोट्स बनाएं, लिखें एक एक लाइन को। वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, उनको याद करें। कोई परेशानी आए तो आप मुझे कॉल करें। ठीक है। अब हम आगे बच्चों बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से गाउस के नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। टोटल मिलाकर 7 अनुप्रयोग होते हैं बच्चों। कितने अनुप्रयोग होते हैं? 7। कितने अनुप्रयोग होते हैं? 7 अनुप्रयोग होते हैं। और एक अनुप्रयोग जरूर से जरूर बोर्ड में आता है और वो भी 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। कैसे आता है वो तो बाद में बताऊंगा। पहले
ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं पहले अनुप्रयोग की। ठीक है, पहला अनुप्रयोग है बच्चों गाउस के नियम से। कूलाम का नियम, या कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त करना। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है कि जैसे मैंने ये पहले एप्लीकेशन लिखी आपको, ठीक है, अब जैसे बोर्ड वाला रहा था, बोर्ड वाला इस एप्लीकेशन, ये जो अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, मतलब ये जो है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो आपसे इस तरह से पूछेगा गाउस का नियम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा उसका, गाउस का नियम क्या है। ठीक है, आजकल पैटर्न भी चेंज हो चुका, छोटा मोटा हो सकता है वो न्यूमेरिकल गाउस के नियम पर दे दे 1 नंबर का और उसके बाद ये क्वेश्चन चालू करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो गाउस के नियम पर आधारित प्रश्न जो है, क्वेश्चंस जो हैं, वो मैंने आपको इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसके बारे में बताया। हो सकता है 1 नंबर का वो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे, एक बंद प्रश्न बना दे, उसमें 2-4 आवेश रख दे, तो कह दे फ्लक्स निकालो, तो आप सभी आवेशों को जोड़ना, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट कर दें आप। तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा वो, गाउस का नियम क्या है, या तो वो ये पूछ सकता है गाउस के नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का, और उसके बाद पूछेगा गाउस के नियम से कूलाम का नियम, या कूलाम के नियम से गाउस का नियम प्राप्त करो। ठीक है, तो अब यहां पर अपन आ जाते हैं गाउस के नियम से। सबसे पहले उसी पर आता हूं मैं। ये जो एप्लीकेशन है इसको हेडिंग डाल लो और ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे कहा गया है गाउस के नियम से कूलाम का नियम आपको प्राप्त करना है। अब गाउस का नियम के बारे में बात करें, हम क्या जानते हैं गाउस के नियम के बारे में, बल पृष्ठ के लिए लगता है, क्या बताता है, फ्लक्स बताता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बताता है, फ्लक्स के बारे में बताता है, बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स के बारे में बताता है। बंद पृष्ठ का मतलब होता है कि आयतन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो यहां पर। तो गाउस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे ऐसे। हमने एक गोला लिया, इस गोले की त्रिज्या ले ली हमने r। ठीक है, इस गोले का सेंटर ले लिया हमने O। क्या ले लिया, एक गोला लिया, ठीक है, गोले की त्रिज्या ले ली हमने r, गोले का केंद्र है O, हम यहां कहेंगे प्लस कैपिटल Q। इस गोले के केंद्र पर क्या है बच्चों, इस गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश है, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश रखा है। कहां रखा है, बिंदु O पर। ठीक है, इस बिंदु O से ये जो प्लस Q आवेश है वो कहां पर है, बिंदु O पर। इस बिंदु O से को केंद्र मानते हुए हम r त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब बच्चों ये इस बिंदु O को हमने केंद्र माना। ठीक है, तो बच्चों ये केंद्र से ये जो केंद्र मानते हुए कैपिटल R त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो ये वृत्त नहीं है। पहली बात तो ये कि ये वृत्त नहीं है, गोला है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान से देखें कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा, ठीक है, अल्पांश मानूं, यानी छोटा सा पृष्ठ मानता हूं, जरा सा, बिल्कुल, ये देखो मैंने शो भी किया है, तो ये जो पृष्ठ होगा बच्चों, इस पृष्ठ को हम बोलेंगे ds। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लस कैपिटल Q आवेश के कारण, ठीक है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होगी। हम ये भी जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, जानते हैं कि नहीं, तो ये दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश हो गया, और क्षेत्रफल सदिश जो हम लेंगे वो तल के लंबवत लेंगे, तो वो भी E की दिशा में जाएगा। दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा आपको, 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले आपको फोटो बना लेना है। ये फोटो मैंने बना रखा है, इस फोटो के बारे में आपको बोलना है, किस तरह से बोर्ड में बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लिखो, लिखना है, मतलब मेरी आदत पड़ी हुई है, लिखो।
ठीक है। जबकि ये ऑनलाइन वीडियो हम शूट कर रहे हैं, बच्चे सामने नहीं बैठे हैं, तो कैसे लिखेंगे, सही बात है। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है। बोला जाता है सबसे पहले क्या क्या किया आपने, इस फिगर को देखें आप, ठीक है। जो फिगर है, जो फिगर में आपको दिख रहा है वही आपको लिखना होता है। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखें तो आपने क्या देख रहे हैं आप इस फिगर के अंदर, कि हमें एक प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिख रहा है जो कि बिंदु ओ पर रखा हुआ है, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, गाउस के नियम से एक्चुअल में कूलॉम का नियम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए गाउस के नियम के लिए हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो लिखने का मतलब हम बोलेंगे चित्र के अनुसार प्लस कैपिटल क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। चित्र के अनुसार प्लस कैपिटल क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, तो बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलाकार गाउसी पृष्ठ का मतलब बंद पृष्ठ हो गया ये, ठीक है। गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं तथा इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी, ठीक है। ये त्रिज्या ही है। अगर मैं इस पृष्ठ को इधर मानता तो ये त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती है, अगर ये पृष्ठ में यहां मानता तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होती, ठीक है। तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तथा यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0। इसलिए गाउस के नियम से इस बंद पृष्ठ, ठीक है, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होगा बच्चों, क्या बताओ, ठीक है, कितना आवेश है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना आवेश है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैं कुछ बातें आपको जरूर बताना चाहता हूं, वो ये ध्यान से देखें। पहली बात तो ये कि ये गोला, सर ये समाकलन का चिन्ह है, इसके आपने गोला लगाया, ये गोला किसके लिए होता है बच्चों, बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए। फाई आप जानते ही हैं, ये किसको बताएगा, फ्लक्स, किसको बताएगा, फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन, ये गोला लगाया, ठीक है, तो ये गोला इंटीग्रेशन, और ये गोला लगाने का मतलब हुआ कि हम बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ई डॉट डी एस आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स जो होता है तो वो क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल होता है, यानी हम फ्लक्स के बारे में लिख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने गोला लगा दिया, तो हम इस गोलाकार गाउसी पृष्ठ के बारे में लिख रहे हैं। तो गाउस के नियम से ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो लिखा अपन ने, वो किसके नियम से लिखा, गाउस के नियम से, ठीक है। गाउस का नियम कहता है कि बंद पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स तो आप मुझसे ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश हो, कितना आवेश है, Q डिवाइड बाय क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट, तो हमने एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ये गाउस के नियम से लिख दिया हमने, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनें। दूसरी बात ये है, अब मैं ये थोड़ा सा फिगर जो है इसको मिटाना चाहता हूं, ठीक है। ये आपकी सपोज समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, और उसके बाद एक्चुअल में हम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे बताओ, देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू आपके पास आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर ये ई क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहां पर है, ये गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है, हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों के बीच में एंगल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ds, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 इज इक्वल टू क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस E का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना क्या है बच्चों, कूलॉम का नियम निकालना है। क्या निकालना है, कूलॉम का नियम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस E को कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये E की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ds, ये जो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
यहां पर मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं कि ये इंटीग्रेशन डीएस जब भी आप लिखेंगे तब आप लिखेंगे गोलाकार गाउसी पृष्ठ, गोलाकार गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल एस। ठीक है, तो यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपन जानते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिज्या मैंने आर ही ली थी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर इस समीकरण पर ध्यान दें, ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कितना आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। तो यहां पर मेरे को फिर थोड़ा सा एक्चुअल में मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दें अब आप। तो E इंटू 4 पाई आर, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? E की। तो E इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो थाई डिवाइड बाय हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों अपन जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, उसमें मुझे 4 भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है और एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। इनटू कितना हुआ बच्चों? Q अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको तो अपन के बोलते हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना आया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, अगर इसके डायरेक्शन लगाएंगे तो ओ पी के अनुदिश, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर बिंदु P क्या है? ठीक है, वो जहां पर बिंदु P क्या है, जहां पर आपने अल्पांश माना था। ठीक है, ये बिंदु P है, जो इस बिंदु P पर ये अल्पांश अपन ने माना था। तो देखो ये O था और ये बिंदु P था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है? O से P की ओर, OP के अनुदिश। क्लियर? इस तरह से आपको लिखना है। तो हमने यहां पर क्या किया है बच्चों? गाउस के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम को लेके आए हैं। ठीक है, क्या किया हमने? गाउस के नियम से कूलाम का नियम हम लेके आए हैं। अब बच्चों मैं आगे और बात बताऊं, ओवरऑल बात क्या है कि गाउस के नियम से हम कूलाम का नियम लाए हैं। आप कहेंगे सर आप तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल रहे हो और कह रहे हो कूलाम का नियम है। अरे भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई तो कूलाम के नियम से ही थी, आप भूल गए इस बात को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल F बटे क्यू नॉट, एकांक धन आवेश पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगली बात सुनिए, यानी आपको गाउस के नियम से कूलाम का नियम निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना होता है। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको कि यहाँ पर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको बोलते हैं हम बच्चों गाउस प्रमेय। क्या बोलते हैं? गाउस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं और आपको ये याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? गाउस प्रमेय बोलते हैं। यहां पर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो गाउस के नियम से मैंने लिखा है। और इंटीग्रेशन E डॉट डी एस जो हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? E डॉट ए होता है कि नहीं? अब मैं आपसे आपसे यूं कहूं कि ये गोला, ठीक है, और इस गोले पर एक ये छोटा सा अल्पांश ds, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो छोटा सा अल्पांश है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और अल्पांश सदिश ds दोनों एक ही दिशा में है। थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है, तो आप इस अल्पांश के लिए फ्लक्स क्या लिखेंगे? डी फाई, ध्यान दें, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? E डॉट ds। छोटे से अल्पांश के लिए छोटा सा फ्लक्स। लेकिन आपसे कहा जाए नहीं, आप तो गोले के, इस पूरे गोले के, ठीक है, इस पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ फ्लक्स ज्ञात करो। तो आप इस तरह से छोटे छोटे अल्पांश मानेंगे, यानी ओवरऑल ये बात आप समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे? E डॉट ds इंटीग्रेशन करते हैं, यानी फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। यहां पर गोला किस लिए लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है ताकि हम बात कर रहे हैं बंद पृष्ठ के लिए, इसलिए समाकलन के क्या कर देते हैं? गोला।
छोटे से अल्पांश के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डॉट ds, लेकिन पूरे गोले संपूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबद्ध फ्लक्स या जुड़ा फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट ds। ये फ्लक्स की परिभाषा से मैंने लिखा है और ये गाउस के नियम से लिखा है। इसको दोनों को हम एक ही लाइन में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं गाउस प्रमेय। क्या बोलते हैं, गाउस प्रमेय। फिर मैं एक बार वापस से बताता हूं, देखो सिंपली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुप्रयोग में आपको इसका ध्यान भी रखना है। फिर मैं एक बार वापस से बताता हूं, देखो एक ये गोला है, गोले का ये सेंटर है, यहां पर मैंने एक अल्पांश लिया, अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हैं वैसे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मान लो दिशा में हो तो जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे बात क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश जितने भी अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे उनमें या तो वो 90 डिग्री पर होंगे या फिर वो 0 डिग्री पर होंगे, दो ही होंगे, 0 डिग्री कोण होगा या फिर 90 डिग्री कोण होगा। किस किस के बीच, ई और ds के बीच, यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में दो ही कोण होंगे, 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। क्लियर। अब बच्चों हम आगे आते हैं, देखो तो इस अल्पांश के लिए अगर हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है फ्लक्स की परिभाषा से, किससे, फ्लक्स की परिभाषा से, हम गाउस का नियम नहीं लगा रहे, फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई इक्वल टू क्या करेंगे, ई डॉट ds कर देंगे, ठीक है। अब मेरे से कोई कहा है, आपसे कहे कि नहीं आप तो इससे से पृष्ठ से अल्पांश से मत निकालो, पूरे पृष्ठीय जो गोला था उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ फ्लक्स याद करो, तो आप करोगे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, यानी कि ये जो आपका छोटे से अल्पांश से जो फ्लक्स आया था, ठीक है, उस छोटे से अल्पांश से जो फ्लक्स आया था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट गोले के लिए, तो अपन यहां पर छोटा सा गोला लगा देंगे बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ठीक है। अब चूंकि ये मैंने लिखा फ्लक्स की परिभाषा, किससे लिख रहा हूं मैं, फ्लक्स की परिभाषा, ये फ्लक्स की परिभाषा है, ठीक है। आप फ्लक्स की परिभाषा से मान निकालो चाहे गाउस के नियम से निकालो। अब गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए तो लगता ही है, तो फ्लक्स की परिभाषा जब आप बंद पृष्ठ के लिए लगाओगे तो आप आगे लिख सकते हो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स की परिभाषा से भी अगर आप बंद पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स निकालेंगे तो आएगा तो कितना, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, इसलिए हम इसको आगे लिख देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं गाउस प्रमेय, यानी कि गाउस की प्रमेय, ठीक है। और सारे अनुप्रयोगों में ये वाला रिलेशन जो है वो काम में आएगा। समीकरण नंबर 1 हमेशा गाउस की फ्लक्स की परिभाषा से बनेगी और समीकरण नंबर 2 जो होगी वो गाउस के नियम से बनेगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। चलो अब हम वापस से आ जाते हैं कि जैसे मैंने इसके अंदर कुछ अनुप्रयोग में, पहला अनुप्रयोग में लिखा था गाउस के नियम से कूलाम का नियम लिया है हम, अब कूलाम के नियम से गाउस का नियम लाना है तो वो भी आसान है। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक प्लस क्यू आवेश को बिंदु O पर मानेंगे, जैसे ये बिंदु O पर माना, ठीक है, आई बस है, और बिंदु O पर मान लिया, चलो इसको यही मान लेते हैं, ये बिंदु O पर माना, और इससे ठीक है, अब के स्मॉल r दूरी ले लेता हूं, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया मैंने, क्या लिया, बिंदु P लिया, ठीक है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी दूर की ओर। अब ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान की अगर अपन बात करें तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है, KQ अपॉन R स्क्वायर होती है, जहां पर स्मॉल r जो होगा वो आवेश से बिंदु की दूरी होगी। क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुने, तो इस तरह से हमने E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर कहां पर लिखा, बिंदु P पर, ये हो गई आपके लिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, अब हम क्या करते हैं कि हमको ये जो कूलाम का नियम जो उनके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गाउस का नियम लाना है, और गाउस का नियम तो बंद पृष्ठ के लिए लगता है, तो बंद पृष्ठ तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो बिंदु P गोलाकार गाउसी पृष्ठ पर आ जाएगा, यहां पर हम एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे, छोटे से अल्पांश के लिए जो
अल्पांश होगा ds, उसको ds मानते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, दोनों के बीच में कोण हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हुआ कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लगाएंगे फ्लक्स की परिभाषा। क्या लगाएंगे? फ्लक्स की परिभाषा। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है बताओ? अभी पढ़ाई तुमको, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, अब क्योंकि वहां पर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं लिखूंगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट तो मुझे लेके आना है। ठीक है, ओके, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई ds कोस 0 ऐसे लिख देंगे, फिर फाई लिख देंगे। ई की वैल्यू बताओ क्या होती है? ई की वैल्यू बताओ क्या होगी? ई इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ds कोस 0 की वैल्यू +1। क्लियर ना? अब बच्चों फाई इज इक्वल टू ये के क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, देखो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, फिक्स मान है क्यू का, और ये आर जो गोले की त्रिज्या है वो भी क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक है, सब बाहर आ जाएंगे, केवल क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डी। इंटीग्रेशन ds के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या चीज होती है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे कर देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप जानते होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया बच्चों कैंसिल। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आया? के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, फिर क्यू इनटू, ठीक है, कितना बचा उधर? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाई इज इक्वल टू क्या बचा बताओ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये जो गोला आपने माना था इसके अंदर कुल आवेश कितना था? क्यू डिवाइड बाय क्या है? एप्सिलॉन नोट। तो यहां हम लिख देंगे कि ये हमने क्या प्राप्त कर लिया? गाउस का नियम। तो बच्चों आज मैंने गाउस के नियम की प्रथम एप्लीकेशन यानी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में काफी डिस्कस किया। कल हम एक्चुअल में दूसरी एप्लीकेशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम एक्चुअल में रोज वीडियो डालें आपके लिए। धन्यवाद।